नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और एग्जाम गुरुजी का ये करंट अफेयर्स आपको मध्य प्रदेश के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण खबरें हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम, चाहे वो एमपीपीएससी हो या व्यापम हो, हम यहाँ पर उसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हमारी ये है कि आपको अलग अलग करंट अफेयर्स के वीडियोस ना देखने पड़े कि नेशनल इंटरनेशनल के लिए आप अलग जगह जा रहे हैं और एमपी के लिए आप अलग परेशान हैं। हमारी कोशिश ये है कि पूरी तरह से फोकस्ड करंट अफेयर्स जो कि हमारे मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हों या कि व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हों, उनको ध्यान में रख करके यहाँ पे करंट अफेयर हम लेकर आएंगे आप लोगों से। इस सप्ताह जो हम यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल का है, ये पायलट प्रोजेक्ट है। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक इसका देना नहीं भूलें। और यदि आपको करंट अफेयर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप लोगों के शेयर से थोड़ा सा जब व्यूज ज़्यादा जाते हैं या आप लोग पसंद करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और कुछ नवाचार करने की कोशिश होती है। हमारे पास एक सुझाव आया था कि आपके जो करंट अफेयर है उसमें स्लाइड में नाम अलग अलग रखिए ताकि पता चल जाए कि ये मध्य प्रदेश का है और ये नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। ऊपर आपको हेडिंग में मिल जाएगा कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं और ये मध्य प्रदेश की खबरें हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पिछले दिनों के करंट अफेयर के रिवीजन के साथ। गृह प्रवेशम के कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? सतना जिले में होगा। अखिल भारतीय जो कृति पुरस्कार वर्ष 2017 घोषित किए गए हैं, विष्णु प्रभाकर सम्मान निम्न में से किसे दिया जाएगा? श्री संदीप देव को दिया जाएगा। यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बताया है कि कौन सा सम्मान किस विधा के लिए या किस क्षेत्र में दिया जाता है और किनकी याद में दिया जाता है और इस वर्ष का किसे मिला है। आप ये तीनों चीजें अपने यहाँ पे अपडेट कर लेंगे और नोट कर लेंगे। मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों के लिए प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये 6 बोलियों के लिए दिए जाते हैं। 6 बोलियों पे किसके किसके नाम से पुरस्कृत किए जाते हैं वो हमने डिटेल आपको कल बता दी थी। हाल ही में मध्य प्रदेश का एक पहाड़ है, सिद्ध पहाड़, जो कि खनन के कारण विवादों में आ गया था और चूंकि वह आस्था का केंद्र था, उसके खनन में रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने मना किया उस पर खनन के लिए, बॉक्साइट का खनन होना था वहां पे। वो कहाँ पर है? तो आस्था पहाड़ जो है, जन आस्था का केंद्र है, ये सिद्ध पहाड़ है, ये सतना जिले में आता है। चित्रकूट रामस्थली है, ये वहां पे आता है। देश में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भोपाल को कौन सा स्थान मिला है? तो भोपाल को मिला है द्वितीय स्थान। ये मध्य प्रदेश की खबरें थी। आगे की तरफ देखते हैं। पीआई सूचकांक में निम्न में से कौन सा प्रदेश देश के बड़े राज्यों में नंबर 1 पर है? पीआई सूचकांक जो हमारे देश के रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी होते हैं उनके द्वारा बनाया गया एक एनजीओ है जो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करता है। हरियाणा को पहले स्थान पर रखा है। हाल ही में श्रीलंका ने भारत से किस जानवर को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है? 17वीं शताब्दी के आसपास वहां से विलुप्त हो गया था भारतीय बाइसन, जिसे गौर भी कहते हैं। देश के नागरिकों को आर्ड फोर्स बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी? तो मां भारती के सपूत की जाएगी। जो हमारे रक्षा बल हैं वहां पर उनकी आप सहायता करना चाहते हैं किसी प्रकार की, तो आप इस वेबसाइट के साथ कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसकी रैंक है 107। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? तो IIT गुवाहाटी में किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की पहली करंट अफेयर के साथ लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया जाएगा। आपको यह बताना है कि इसका जो शुभारंभ होगा 2.0, इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं लाडली लक्ष्मी योजना पे। वो लॉन्च होने के बाद मैं आपको बताऊंगा जब हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। तो ये आपको अभी यहाँ पर ये देखना है कि ये कितनी तारीख को लॉन्च किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2022 को, 23 अक्टूबर 2022 को, 1 नवंबर 2022 को, 2 नवंबर 2022 को। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अगले दिन, यानी 2 नवंबर 2022 को। डेट याद रखना बहुत आसान है। 2 नवंबर को 2.0 और 22 में याद रहेगा। 2 का आंकड़ा आप याद रखें, यहाँ पे जनवरी मत समझना, आप इसको नवंबर याद रखना। 2 नवंबर 2022 को किया जाएगा। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि योजना अभी ये लॉन्च नहीं हुई है। 2 तारीख निर्धारित की गई है। 2 तारीख को जब ये योजना लॉन्च हो जाएगी तो हो सकता है सरकार यदि इसमें कुछ परिवर्तन करने वाली हो, इसके आंकड़े आएंगे तो उसके साथ हम यहाँ पर इस पर डिटेल्स में देखेंगे। अभी सरकार का प्रोग्राम क्या है ताकि आपको इसकी डेट भी याद हो जाए धीरे धीरे। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर को भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित
आयोजित होगा। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं और ये जन अभियान के नाम से होगा। लाडली लक्ष्मी योजना की इसका 2 नवंबर को भोपाल में इनॉग्रेशन किया जाएगा, दोबारा शुरुआत की जाएगी इसकी। अब इसमें कई कार्यक्रम होने, पहले तो एक वीडियो फिल्म प्रसारित की जाएगी जिसका नाम रहेगा 17 साल 43 लाख लाडली लक्ष्मी। एक पुस्तिका होगी और साथ में उसकी वीडियो फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। ये 43 लाख के आंकड़े आपको याद रखने हैं क्योंकि सरकार इस पे पिछले काफी समय से बहुत ज्यादा जोर दे रही है। 52 लाडली लक्ष्मी पथ एवं 52 लाडली लक्ष्मी वाटिका को लोकार्पित किया जाएगा। 52 इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। वहीं पे लाडली बालिकाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल सुविधा एक ऐप लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लाडली ई संवाद। ये चालू किया गया है, आप इस ऐप का नाम याद रखेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना से संबंधित बहुत सारे इसमें कार्यक्रम जो भी चलते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बात करी जाए लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई, तो 2007 में की गई थी और मध्य प्रदेश में 2 मई को प्रतिवर्ष लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाता है और ये इसकी घोषणा भी हुई है, ये मनाया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट एकेडमी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? गुना, दतिया, शिवपुरी या ग्वालियर में है? तो इसका राइट आंसर होगा ये शिवपुरी में है। ये क्यों खबरों में है, उसका एक कारण ये है कि मध्य प्रदेश की जो महिला क्रिकेट टीम है, जूनियर क्रिकेट टीम जो अंडर 19 टीम है, इसने पहली बार एक नेशनल खिताब जीता है और आपको पता है कि ये एकेडमी इसी वर्ष शुरू हुई है। और ये जो चैंपियनशिप थी, ये जो आयोजित हुई थी, वो अहमदाबाद में आयोजित हुई थी और पहली बार एक तो इस टीम ने, मध्य प्रदेश की जो गर्ल्स टीम है उसने यहाँ पे भाग लिया था और उसने सफलता पाई है। अब इसके अलावा जो 2 जूनियर खिलाड़ी हैं, अनामिका रघुवंशी और संस्कृति गुप्ता, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स के हमारा तीसरा करंट अफेयर, देश में पहली बार ई रूपी से इलाज मध्य प्रदेश के किस अस्पताल में किया गया है? ई रूपी का इनॉग्रेशन पिछले वर्ष ही भारत के प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलाज की। इसके द्वारा पहली बार इलाज किया गया है और ये पूरे भारतवर्ष में पहली बार है और मध्य प्रदेश के अस्पताल से शुरू किया गया है। तो निम्न में से कौन सा अस्पताल है? चिरायू मेडिकल कॉलेज, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, मेदांता मेडिकल कॉलेज या हमीदिया मेडिकल कॉलेज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चिरायू मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल में है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत एक मरीज का ई रूपी के जो डिजिटल वाउचर होता है एक तरह का, और इसमें ओटीपी आता है, फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो वो एक तरह से नोट की, जैसे हमारे जो नोट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसी प्रकार से ये होता है। तो डिजिटल ई वाउचर उन्हें दिया गया था, ई रूपी दिया गया था और उसका इन्होंने उपयोग किया है। ये भारत में पहली बार हुआ है। और ई रूपी क्या है? ये प्रीपेड एक ई वाउचर है और इसको जारी किसने किया? तो इसको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। निम्न में से कौन एक प्रख्यात पर्यावरणविद हैं? कौन इसमें से एक पर्यावरणविद? स्वामी सच्चिदानंद है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हैं, संजय राजाराम हैं या प्रमोद भगत हैं? तो इसका राइट आंसर ये होगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। इन्हें पद्म पुरस्कार अभी दिया गया है, वर्ष 2019 के लिए 2020 में दिया गया है। जो ये श्री जोशी हैं, ये प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इन्होंने एक यात्रा चालू करी है जिसका नाम है प्रगति से प्रकृति पथ तक। प्रगति से प्रकृति पथ तक ये एक साइकिल यात्रा है। आप इन्हें पहचान रहे होंगे, कई कार्यक्रमों में आपने इन्हें देखा होगा। और ये साइकिल की पूरी जो देश हमारे पूरे भारतवर्ष की एक यात्रा कर रहे हैं और इसकी जो इन्होंने शुरुआत करी थी ये मुंबई से करी थी और इनका लास्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून रहेगी। और इसके द्वारा ये खासकर युवाओं को जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। इन्हें अभी हाल ही में पद्म भूषण दिया गया है। इनके जो उपलब्धियां हैं, मेन मुख्यतः जो उपलब्धि वो ये है कि एक तो हिमालयन पर्यावरण पे ये काम कर ही रहे हैं और वहां पर इन्होंने हेस्को नाम का एक संगठन बनाया है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। ठीक है, ये इनके संगठन का नाम है हेस्को। लेकिन मुख्य रूप से जो ये है, इन्होंने क्या किया है कि पर्यावरण को राज्य सरकारों के साथ ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रदेश की जीडीपी होती है, जो देश की जीडीपी होती है, उसमें पर्यावरण का योगदान होता है। उसको लेकर के ये जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। वो कोई भी हो, जैसे वन है, वनों के माध्यम से क्या होता है कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। तो सरकार का वहां पे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पे वो क्या कर रहा है, इकोनॉमी में
हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, सहायता कर रहा है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने पूरा अध्ययन किया है और सरकार को बताया है कि नदियां किस प्रकार से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों यानी प्रकृति और अर्थव्यवस्था दोनों को इन्होंने साथ में जोड़ा है और इसको ये क्या कहते हैं, ये जीईपी नाम से इसको बोलते हैं। जो ये आकलन प्रस्तुत किया इन्होंने इसको जीईपी नाम दिया है, सकल पर्यावरणीय उत्पाद यानी जीईपी। तो इसका इन्होंने ये नाम दिया। 2010 में इन्होंने कई मंचों में अपने इसके जो अध्ययन किया था उसको प्रस्तुत किया है। लेकिन अभी क्या है कि इनकी जो यात्रा है वो भोपाल पहुंची है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत किया गया, साथ में क्या कहते हैं पौधारोपण भी किया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, बड़ा कार्यक्रम था। तो ये आपसे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है। गजलक्ष्मी का मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? देवास में है, दतिया में है, मैहर में है या उज्जैन में है? ये इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं। पीएससी में इस बार 84 कोस की यात्रा का पूछा था, व्यापम में एक बार पूछ चुका है कि कांच मंदिर कहां पर है और ये उज्जैन में है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। ये जो मंदिर है अभी खबरों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के जब भी करंट अफेयर्स आप देखेंगे तो ऊपर आपको एमपी करंट अफेयर्स लिखा हुआ मिलेगा और जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत होगी तो यहाँ पर कलर और नाम दोनों चीजें बदल जाएगी। डिटेल देख लेते हैं। ये जो माँ गजलक्ष्मी मंदिर है, इसका नाम गजलक्ष्मी क्यों है? क्योंकि ये ऐरावत हाथी पर विराजमान है और ऐसा बोला जा रहा है कि विश्व में ये एकमात्र मंदिर है, भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है जहां पर माता जो लक्ष्मी है वो ऐरावत हाथी पर बैठी हुई हैं। वैसे आपको मालूम है कि जो माँ लक्ष्मी का वाहन होता है वो उल्लू होता है, लेकिन वो यहाँ पर किस में बैठी? ऐरावत हाथी में बैठी। और ये बताया गया है कि इसका जो निर्माण हुआ था वो वर्ष 1909 में हुआ था और 1962 में इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। और ये जो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य थे उनकी इन्हें राजलक्ष्मी कहा जाता है और ये महाकाल मंदिर का जो परिसर है उसके नजदीक ही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो लेखक शेहान करुणातलिका, इन्हें अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए आज ही उसकी घोषणा हुई है, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेहान करुणातलिका, इनका नाम जो है ये वर्ष 2022 के बुकर पुरस्कार के उपन्यास के लिए दिया गया है। आपको ये बताना है ये किस देश के नागरिक हैं? मालदीव के हैं, श्रीलंकाई हैं, पाकिस्तान हैं या बांग्लादेश के नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका होगा। आप नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। करुणातिलका, आपने यदि श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नाम सुना होगा, जयवर्धने हो गए, ठीक है, सनत जयसूर्या हो गए, तो आपको ज्यादातर नाम इधर के ही मिलेंगे। और डिटेल देख लेते हैं। ये हैं करुणातिलका और इनका जो उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। पुस्तक का नाम भी हमें याद रखना है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये इनकी पुस्तक है। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। और इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी है ये श्रीलंका में जो गृह युद्ध है उससे जुड़ी हुई एक उपन्यास, एक कहानी लिखी है जिसके लिए इन्हें दिया गया है। और बुकर पुरस्कार जो दिए जाते हैं ब्रिटेन और आयरलैंड में जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती हैं पुस्तकें, उनको साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले वर्ष ही जो ट्रांसलेटेड बुक हुई थी हिंदी में उसके लिए दिया गया था। कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम बताएंगे कि किन्हें दिया गया था। और पुरस्कार में 50,000 पाउंड की धनराशि दी जाती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? जो अयान है, अयान खान किस टीम के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के या यूएई के हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएई के खिलाड़ी हैं। डिटेल देख लेते हैं। ये है अयान खान। अभी हाल ही में क्या है कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 चालू हुआ है 16 अक्टूबर से और इसका जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसमें एक खिलाड़ी हैं, उनका नाम है अयान अफजल खान और इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैच पे उतरे तो उसके साथ ही ये सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और ये जो खेल खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, ये यूएई के लिए खेलते हैं। इनके पिता गोवा में रहते हैं लेकिन इन्होंने इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, इन्हें जो अवसर मिला है वो यूएई की टीम में मिला है, इसलिए ये यूएई के लिए खेलेंगे। इनके पिता मूलतः गोवा से रहने वाले हैं, भारत से। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8। प्रोफेसर
बरबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह किस देश की नागरिक हैं? जर्मनी की, स्पेन की, अमेरिकी हैं या ब्रिटेन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। आगे की तरफ देख लेते हैं। ये जो प्रोफेसर बारबरा हैं ये इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं और ये अमेरिका की रहने वाली हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार, ये दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। 2022 का इनको ये पुरस्कार दिया गया है। जो मेटकाफ है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है एक इतिहास पे, इन्होंने लिखा है भारत और पाकिस्तान की जो मुस्लिम आबादी है उसके इतिहास पर इन्होंने लेख लिखा है। और ये जो पुरस्कार शुरू किया गया था सर सैयद अहमद खान का, ये जो सर सैयद अहमद खान थे 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत में एक दक्षिण एशियाई मुस्लिम सुधारक थे, दार्शनिक भी थे और साथ में शिक्षाविद थे। और इनका क्या हुआ था, जब शुरू में ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग बनी उसके बाद इनके विचारों में परिवर्तन आया और इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद के ये अग्रदूत बने। और इनके परिवार के बारे में है कि भारी कर्ज में थे, मुगलों के दरबार में रहते थे। इन्होंने कुरान और विज्ञान का अध्ययन किया और 1889 में इन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से मानद MLD से सम्मानित किया गया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2022 के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी के दायरे में आती है? यह सूचकांक अभी जारी किए गए हैं, MPI GHI के बाद जारी किए गए हैं। इसके अनुसार भारत की कितनी आबादी है जो गरीबी के दायरे में आती है? 22.8 करोड़, 32.8 करोड़ या 12.8 करोड़ या 26.8 करोड़? तो इसका राइट आंसर होगा 22.8 करोड़। भारत की जो आबादी है वो गरीबी के दायरे में आती है, या उनका कहना है कि गरीब है। ये जो जारी किए जाते हैं, जो MPI जारी किया जाता है, गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 के आंकड़ों में यह कहना है कि लगभग 2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। पूरे विश्व में लगभग 2 बिलियन के आसपास आते हैं। अब उनमें से 22.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि कहां से हैं? भारत से। इनमें से 22.8 करोड़ जो गरीब हैं वो भारत से हैं। उसके बाद नाइजीरिया से आते हैं। स्वाभाविक है, हमारे देश की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो नाइजीरिया में कितने लोग आते हैं? नाइजीरिया में लगभग 9.6 करोड़ लोग आते हैं, जो कि भारत के बाद एक आबादी। लेकिन इसमें सुधार किया गया है। इसका जो आंकड़े जारी किए गए हैं संस्था, इसका ये कहना है कि 2005-6 में भारत में लगभग 50.51 यानी लगभग आधी आबादी हमारे यहाँ गरीबी रेखा में आती थी। लेकिन वर्ष 2019-21 में इसमें कमी आई है और ये लगभग 16.4% हो गई है। इसके अलावा यदि बात करी जाए 2005-6 से लेकर 2019-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से क्या निकले हैं? बाहर निकले हैं। सरकार के द्वारा जितनी भी हमारी पूर्व सरकारें रहीं या वर्तमान सरकारें रहीं, सभी ने जो गरीबों से संबंधित योजनाएं थीं उनको लगातार चालू करके रखा, चाहे वह मनरेगा हो, आवास योजनाएं हैं और इसके अलावा जो मिड डे मील है, इस और इनडायरेक्टली LPG है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है सरकारें। छोटी छोटी योजनाएं भी हैं और युवाओं को अभी उन्होंने मुद्रा योजना चालू करी है, रोजगार से संबंधित चालू करी है। रेहड़ी या रोड के किनारे यदि कोई छोटे मोटे ठेले या पान के ठेले, चाय के ठेले भी लगाना चाहते हैं, सरकार उनको भी यदि अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें भी लोन प्रोवाइड कर रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये परिवर्तन आया है। 2015-16 में जो सबसे गरीब राज्य बिहार था, वो इसमें जिनमें सबसे ज़्यादा निरपेक्ष रूप से कमी देखी गई है वो है बिहार। जबकि बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में गिनती होती है, लेकिन इसने काफ़ी सुधार किया। वहीं पे हमारे यहाँ जो 10 सबसे गरीब राज्यों में केवल जो सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों की बात करी जाए तो उसमें सब एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल, जो अब अपनी इस सबसे गरीब राज्य की सूची से क्या हुआ है? बाहर आया। 2019-21 में बाहर आ गया। अब ये इस सूची में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, मेघालय, यूपी, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये अभी भी गरीब राज्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जो पूरा डिटेल वीडियो, क्योंकि बहुत डिटेल में किया गया अध्ययन है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, चाहे जो GHI हो या MPI हो
ये जितने भी आंकड़े आए हैं, सूचकांक आए हैं, इस पे हम एक सेपरेट अलग अलग वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रमुख आंकड़े थे जो आपको बता दिए जा रहे हैं, परीक्षा में ये डायरेक्टली आ जाते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा का भी आयोजन होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। हमारे करंट अफेयर की आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहां पे नीति आयोग से के जो भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसके हमने सेपरेट वीडियो बनाए हैं, आर्थिक समीक्षा के भी बनाए हैं। इसी प्रकार से इन पर भी हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हमारे गरीबी जो है हमारे मुख्य परीक्षा के सिलेबस में भी है। इसके अलावा यदि बात करी जाए तो ये है क्या, ये तो 100 से अधिक विकासशील देशों का क्या करता है, गरीबी मापता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, इसने जो आंकड़े जारी करे थे OPHI और UNDP ने मानव विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे, कब 2010 में किए गए थे। और इनके 10 संकेतक हैं जिस पर ये MPI रिपोर्ट जारी करते हैं। उनमें स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है और जीवन स्तर में व्याप्त 10 संकेतक के आधारों पर ये लोग क्या करते हैं, गरीबी पर आधारित अपने आंकड़े जारी करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। इस पे पूरा डिटेल हम देखेंगे, क्योंकि लगभग इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, तब हमें सारी चीजें व्यवस्थित समझ में आएंगी। आंकड़े हमें यहाँ पे जो दिए हैं वो याद रखने हैं। मध्य प्रदेश गरीबी में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है करंट अफेयर का, विश्व चैंपियन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? और ये जो युवा खिलाड़ी हैं ये भारत से ही जुड़े हुए हैं। P हरिकृष्णा है, R प्रज्ञानंद नंदा है, D मुकेश है या अर्जुन एरिगेसी हैं? तो इसमें का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में जो खिलाड़ी हैं वो D मुकेश है, R प्रज्ञानंदा ने भी हराया है, P हरिकृष्णा ने भी हराया है और अर्जुन एरिगेसी ने भी हराया है। ये है D मुकेश, जो कार्लसन को, जो विश्व चैंपियन हैं, उनको हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनका पूरा नाम जो है डोना रम्मा मुकेश है और इन्होंने 9वें दौर में चैंपियनशिप में, इनको विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन को व्हाइट कलर को हराया था। और इसके अलावा ये जो प्रज्ञानंद है, इनकी जो एक इमेज शेयर की थी वो तेंदुलकर, अपने जो सचिन तेंदुलकर हैं, उन्होंने भी एक बार शेयर की थी। तो इसके पहले, इनके पहले D मुकेश के पहले प्रज्ञानंद ने, इन्होंने भी इन्हें क्या कार्लसन को हराया था। कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो कार्लसन जो है नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व चैंपियनशिप में ये करंट में विश्व में पहले नंबर के खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं और तत्कालिक ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा जो D मुकेश हैं, D मुकेश तमिलनाडु के रहने वाले हैं और ये सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर है, दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। कार्लसन को हराने वाले जितने भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये सभी के सभी कौन है? भारतीय हैं। अब हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, अभ्युदय नवाचार का संबंध किससे है? केवल मात्र एक व्यक्ति का आंसर आया था, उसको एग्जाम गुरुजी ने पिन कर दिया है, लाइक कर दिया है और हार्ट भी दे दिया। बाकी लोगों के भी कमेंट आए थे, हमने उसको पढ़ा है। आप लोग कमेंट जरूर करा करिए आंसर में नीचे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका A और B दोनों होगा। अभ्युदय नवाचार का जो संबंध है ग्राम और ग्राम पंचायत दोनों से है। वास्तविक रूप से क्या है कि अभी सरकार की योजना चल रही है कि जहां पर 100 से अधिक आवास का निर्माण किया जाएगा या किसी ग्राम में या किसी ग्राम पंचायत में, तो सरकार का उद्देश्य ये है कि वहां पर और भी जो योजनाएं चल रही हैं गांव से जुड़ी हुई, ठीक है, चाहे वो नल जल योजना हो, वहां पे पशुधन योजना हो, पशु कृषि से संबंधित योजनाएं चल रही, तो इन सभी योजनाओं को समन्वित करके अभ्युदय के अंदर सारी की सारी योजनाओं को क्या है, सम्मिलित करके एक गांव को आदर्श गांव के रूप में क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। यानी अभ्युदय उसका नाम दिया गया है। सारी योजनाओं को एक गांव पे पूरा फोकस्ड होकर लागू किया जाएगा। एक तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको टारगेट दिया जाएगा। तो वर्तमान में लगभग 2300 के आसपास, 2700 के आसपास गाँव का चयन किया गया है, जिनमें से 1668 के आसपास जो गांव है वहां पे ये योजना क्या कर दी गई, शुरू भी कर दी गई है। अब ये सारी योजनाएं जब लागू होंगी तो उस गांव का क्या होगा? विकास काफी तेज से होगा, क्योंकि सभी योजनाओं के नियम होते हैं, उस नियम से ऊपर वो योजनाओं को लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब एक अगल बगल में आदर्श गांव विकसित होगा तो वहां के प्रधान या सरपंच भी आगे बढ़ेंगे और उन योजनाओं का लाभ वहां तक पहुंचाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर खत्म करने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, शुरुआत कर दी गई है, इसी वर्ष से करी गई है 2022 से। आपको ये बताना है कि ये जो लाडली लक्ष्मी उत्सव है ये साप्ताहिक होगा
लेकिन ये कब से कब आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश में? 1 मई से 11 मई तक, 2 मई से 11 मई तक, 2 मई से 15 मई तक या 1 मई से 15 मई तक? नीचे आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। 1, 2, 3, 4 लाइन में आप इसका आंसर लिख सकते हैं, राइट आंसर भी आप बता सकते हैं। लेकिन जिनके आंसर राइट होंगे और साथ ही में जिनका आंसर अच्छे होंगे उसको एग्जाम गुरुजी की तरफ से पिन कर दिया जाएगा, हार्ट दिया जाएगा, और जो अच्छे आंसर होंगे या राइट आंसर होंगे उनको लाइक कर दिया जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करिए। इसके अलावा यदि आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा है तो शेयर करना मत भूलिए। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी फिर करंट अफेयर के साथ कल के। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।